रिसर्च स्कॉलर छात्रों के संगठन की घोषणा करने के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसका विषय रखा गया है रिसर्च स्कॉलर छात्रों के संगठन की ज़रूरत और आंदोलन में उनकी भूमिका। इस संबंध में ये विषय रखा गया है। इस विषय के संबंध में मैं आप सभी लोगों के सामने, जो देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर से संबंधित जो विषय और विद्यार्थी है, वो इस कार्यक्रम में ख़ास तौर पर उपस्थित है, उन लोगों को संबोधित करने के लिए और उन लोगों के सामने इस संगठन की घोषणा करने के लिए ख़ास तौर पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसलिए जो विषय रखा गया है, उस विषय के संबंध में मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आज ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि हमारे समाज में ख़ास तौर पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन लोगों के संबंध में कि उनके अंदर पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी है या हायर एजुकेशन लेने वाले लोगों की कोई कमी है या रिसर्च करने लायक लोगों की कोई कमी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर जिस बात की कमी है, वो कमी बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो ये है, जो भी हायर एजुकेशन लेने वाले लोग हैं, वो हायर एजुकेशन लेने वाले लोग हायर एजुकेशन लेने के बाद करियर ओरिएंटेड बन जाते हैं। नौकरी ढूंढने के लिए और नौकरी करने के लिए नौकरियां ढूंढने का काम करना शुरू कर देते हैं। और नौकरी मिलने के बाद अपने जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है, ऐसा मान लेते हैं। बरसों से काम करने की वजह से मेरा ये तजुर्बा बना, अनुभव बना, कोई भी रिसर्च करने वाला विद्यार्थी किसी आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई नहीं देता, नेतृत्व करता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ, इतना जरूर है, वो या तो पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देने के लिए लग जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाया जा सके। तो ऐसा क्यों होता है, इसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी होने की एक वजह है, और वो वजह ये है क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हायर एजुकेटेड लोग हैं, वो ऐसा मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी मैंने हासिल किया वो मेरी अपनी बदौलत हासिल किया।
मेरी योग्यता के अनुसार मुझे ये सब कुछ मिला, ऐसा वो मानकर चलते हैं, जो बात सही नहीं है। वो ऐसा क्यों मानते हैं, इसकी बहुत बड़ी खास वजह है। वो बहुत बड़ी खास वजह ये है कि आधुनिक भारत में हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के बारे में उनके पास कोई खास जानकारी नहीं होती है, और जानकारी के अभाव में वो ऐसा मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो केवल हमारे बदौलत हमारे योग्यता के आधार पर हमने हासिल किया है, ऐसा मानकर चलते हैं। और खासकर हायर एजुकेशन और रिसर्च एजुकेशन करने वाले लोग ऐसा मानते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि रिसर्च और स्कॉलर्स लोगों का संगठन बनाने के पहले मैं उन लोगों को आधुनिक भारत में हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। 1848 से लेकर 1890 तक, यानी लगभग 42 साल तक ज्योतिराव फुले ने अपना आंदोलन चलाया। और जो अपना आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के संबंध में जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं है। सबसे पहली बात, मैं ज्योतिराव फुले के आंदोलन के संबंध में रिसर्च स्कॉलर्स लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो रिसर्च और स्कॉलर्स लोग हैं। तो ज्योतिराव फुले के आंदोलन के बारे में भारत के जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिख कर रखा, उसमें उन्होंने लिखा कि ज्योतिराव फुले का आंदोलन हिंदू समाज के सुधार का आंदोलन था। मगर अगर अध्ययन किया जाए तो अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ज्योतिराव फुले का आंदोलन समाज सुधार का आंदोलन नहीं था। अगर उसकी गुलामीगिरी नाम का जो किताब है, अगर उसको पढ़ लो तो उसमें वो ये कहते हैं कि जब तक अंग्रेज भारत में है, तब तक शूद्र और अतिशूद्र लोगों को अवसर है। शूद्र का मतलब ज्योतिराव फुले ओबीसी को कहते हैं, या जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को शूद्र कहते हैं। जिनको मंडल कमीशन में ओबीसी कहा गया और जिनको मंडल कमीशन से बाहर रखा, ऐसी भी जातीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। और जो आजकल मंडल से बाहर रहने वाली जातियां जो आरक्षण का मांग कर रही है, वो भी शूद्र जातियां है ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार। तो ज्योतिराव फुले कहते हैं, जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक अवसर है, और इस अवसर का फायदा लेकर शूद्रों और अतिशूद्रों को, अतिशूद्रों का मतलब है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और नॉमिनिक ट्राइब, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को आउटकास्ट कहते हैं, वर्णबाह्य कहते हैं।
ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का अध्ययन करने वाले लोगों को ये जो आउटकास्ट यानी वर्ण बाह्य लोग हैं उसके बारे में सही सही तरीके से समझने की जरूरत है। तो ज्योतिराव फुले ने इनको शूद्र और अतिशूद्र कहा, और ये जो शूद्र अतिशूद्र लोग हैं उन लोगों को कहा कि जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक अवसर है, और इस अवसर का फायदा लेकर जल्दी से जल्दी शूद्रों और अतिशूद्रों को जागृत होना चाहिए, और जागृत होकर ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल कर लेनी चाहिए। ज्योतिराव फुले ने यह नहीं कहा अंग्रेजों से आजादी हासिल कर लेना चाहिए। उस समय 1885 को ब्राह्मणों के द्वारा नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन लोगों ने कांग्रेस नाम का संगठन बनाया था, और उन्होंने एक सिद्धांत प्रचार में लाने की कोशिश की। वो सिद्धांत था कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाया। ज्योतिराव फुले इस सिद्धांत को मानने के लिए राजी नहीं थे। वो ये कहते थे कि अंग्रेजों के आने के पहले भी हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। अंग्रेजों के आने के बाद हम गुलाम नहीं हुए। अंग्रेजों के भारत में आने के पहले हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा, शूद्र अतिशूद्रों को देखा, अरे ये तो पहले से ही गुलाम है, और इसलिए अंग्रेजों ने इन लोगों को उस गुलामी से आजादी दिलवाने की कोशिश की। ये प्रयास दिखाई देते हैं। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम बने। हम पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे, अर्थात हम गुलामों के गुलाम बने। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम बनाए गए और हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। इसका मतलब है हम गुलामों के गुलाम थे। तो ज्योतिराव फुले ने सोचा, यदि हम लोग अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ब्राह्मण आजाद हो जाएंगे। ब्राह्मण आजाद होने के बाद वो शूद्रों अतिशूद्रों को जिन्होंने गुलाम बना के रखा ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के द्वारा, वो लोग हमको आजादी मिलने के बाद गुलामी से आजाद कर लेंगे। अंग्रेजों के गुलामी से ब्राह्मण आजाद होने के बाद ब्राह्मण हमें आजाद भारत में आजाद कर लेंगे। इस पर ज्योतिराव फुले का यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। कांग्रेस की स्थापना होने के 5 साल तक ज्योतिराव फुले जीवित थे। कांग्रेस के नेताओं ने, ब्राह्मण नेताओं ने ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में लाने की कोशिश की, मगर वो कांग्रेस में नहीं गए। और कांग्रेस में नहीं गए। वो ये मानते थे कि कांग्रेस जो है ये ब्राह्मणों का संगठन है
और ये बात उन्होंने लिखकर भी रखी। इसलिए नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय सभा, ये भट्ट सभा है, ब्राह्मण महासभा है, ऐसा वो कहते थे। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस में जाने से इनकार किया और अपने आजादी का अलग से आंदोलन चालू रखा। इस तरह से भारत में दो आजादी के आंदोलन चल रहे थे, एक अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन और दूसरा ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन। ये दो आंदोलन थे। ज्योतिराव फुले के बाद छत्रपति शाहू महाराज 1922 तक, यानी 90 के बाद ये नेतृत्व शाहू महाराज के नियंत्रण में आया और 1922 तक ये नेतृत्व शाहू महाराज के नियंत्रण में था। शाहू महाराज ने इसका नेतृत्व किया। बाल गंगाधर तिलक शाहू महाराज के पास गए और कहने लगे कि आपके जैसे लोकप्रिय राजा यदि आजादी के आंदोलन में सहभागी होते हैं तो आजादी जल्दी हासिल की जाएगी। शाहू महाराज ने बाल गंगाधर तिलक को कहा, तिलक महाराज, आप ब्राह्मण लोग मेरे जैसे राजा के साथ जो व्यवहार करते हो, अगर आप लोगों को आजादी मिल गई तो आपके आजादी में आप हमारे समाज के साथ क्या व्यवहार करेंगे, ये सोचकर मेरे शरीर पर कांटे रोए खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे इस तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूं। शाहू महाराज ने भी उस आंदोलन में शामिल होने के लिए इनकार किया। वो जागृत थे, सतर्क थे, विजिलेंट थे। ज्योतिराव फुले भी थे, बाबा साहब आम्बेडकर भी थे। ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज भी विजिलेंट थे। बाबा साहब आम्बेडकर को तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए लाला लाजपत राय उनको अमेरिका में जाकर मिले। फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको मना किया। जब वो भारत वापस आए, दोबारा गए, मगर दोबारा बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको इनकार किया। 1920 में बाल गंगाधर तिलक का अंत हो गया, मृत्यु हो गया। उसके बाद गांधी जी कांग्रेस के नेता बने। ये इतिहास में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि जिनको इतिहास मालूम नहीं होता है वो इतिहास से सबक ग्रहण नहीं करते हैं। ज्यादातर अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये इतिहास, प्राचीन इतिहास तो बहुत दूर की बात है, उनको ये आधुनिक भारत का इतिहास भी मालूम नहीं है। इसलिए इन बारीकियों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रिसर्च स्कॉलर संगठन बनाना चाहने वाले जो लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए। तो बाबा साहब आम्बेडकर भी सो कॉल्ड तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल होने से इनकार किया और उन्होंने ज्योतिराव फुले को ही फॉलो करना जारी रखा। और इस तरह से देश में दो आंदोलन जारी रहे। एक आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने वाला आंदोलन और ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने वाला आंदोलन। ये दो आंदोलन जारी रहे 1916 से लेकर 1956 तक। 40 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर ने संघर्ष किया
पहले उन्होंने हिंदू समाज के अंतर्गत रहकर अपना आंदोलन चलाने की कोशिश की, मगर 1927 को जो अनुभव उनको कालाराम मंदिर चौदार तालाब के सत्याग्रह में जो अनुभव हुआ, वहां ब्राह्मणों ने सत्याग्रह करने वाले जो लोग थे उन लोगों की जिस तरह से पिटाई की, उससे उनका अनुभव बना कि हिंदू समाज के अंतर्गत रहकर ये आंदोलन चलाना यानी पत्थर को सर मारने जैसा है। अगर हम पत्थर को सर मारेंगे तो पत्थर का नुकसान नहीं होगा, सर मारने वाले लोगों का नुकसान होगा। इनमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए जब उन्होंने 1930 को कालाराम मंदिर सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने इस बात की खबरदारी ली और उसमें उन्होंने एक बहुत अहम प्रयोग किया, यह सिद्ध करने वाला कि हम लोग अलग लोग हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि हम हिंदू हैं और इसलिए जितने भी हिंदू हैं सभी हिंदुओं को नासिक के कालाराम मंदिर में जाकर राम का दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। वो ये जानते थे कि ब्राह्मण ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ। उन्होंने उनको पत्थर मारे और बहुत सारे लोग पत्थर से लहूलुहान हो गए और फिर वो लहूलुहान हुए लोगों को वो मैदान में लेकर गए और मैदान में लेकर जाने के बाद उन्होंने अपने लोगों को कहा कि यदि हम हिंदू होते तो कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का हमें अधिकार होता। कालाराम मंदिर में जाकर ब्राह्मणों ने हमें दर्शन करने का अधिकार नहीं दिया। इससे सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर ये बात बाबा साहब आंबेडकर ने पहले अपने लोगों को कही होती तो शायद ये बात लोग नहीं मानते, मगर अभी अभी ब्राह्मणों ने उनको पत्थर मारे थे और लहूलुहान लोग हो गए थे। ये जो तजर्बा था, इस तजर्बे की वजह से बाबा साहब आंबेडकर की इस बात को लोगों ने स्वीकार किया और वहां से बाबा साहब आंबेडकर का रास्ता बदला। बहुत लोगों को सही सही किस्म की जानकारी नहीं है। उस समय उन्होंने लिखा था कि पहले वो कहते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है और इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने को हिंदू कहता है, प्रत्येक हिंदू की यह जिम्मेदारी है इस कलंक को धोने का काम करे। मगर जब कालाराम मंदिर में उनके साथ बहुत बड़ा व्यवहार हुआ, उस व्यवहार होने के बाद उन्होंने ये सिद्ध किया, पत्थर मारकर सिद्ध किया कि हिंदू नहीं है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने अपने भूमिका में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और कहा कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक नहीं है, वो अछूतों के शरीर पर, अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है और वो पोंछने की जिम्मेदारी सभी लोगों की नहीं है, बल्कि जिनके शरीर पर यह कलंक लगा हुआ है केवल मात्र उन्हीं लोगों की ये जिम्मेदारी है। ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने पत्थर खाने के बाद कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि अब हमें हिंदू समाज के अंतर्गत रहकर
अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करना है, बल्कि बाहर जाकर समस्याओं का समाधान करना होगा। और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। इतने में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर को बुलाने की, इनवाइट करने की घोषणा हुई, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का निर्णय किया और इस आंदोलन को स्थगित किया। और बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो लंदन गए, लंदन जाने के बाद दादा साहब गायकवाड़ ने उनको लिखा कि कालाराम मंदिर का सत्याग्रह शुरू करने की फिर से अनुमति दी जाए। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने वहां से लेटर लिखा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, उसमें उन्होंने कहा कालाराम मंदिर का आंदोलन मंदिर में जाकर कालाराम का दर्शन करने के लिए शुरू किया गया आंदोलन नहीं था, बल्कि अपने मानवाधिकार हासिल करने के लिए अछूतों के अंदर जिद पैदा किया जाए, संघर्ष करने की जिद पैदा किया जाए, इसके लिए वो आंदोलन था। वो मकसद पूरा हो गया है, इसलिए अब ये दोबारा आंदोलन शुरू नहीं किया जाएगा। और उन्होंने दादा साहब गायकवाड़ को इस आंदोलन को शुरू करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे यह भी सिद्ध होता है कि दादा साहब गायकवाड़ को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इससे बात समझ में आती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी बदली हुई भूमिका के संदर्भ में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। मगर गांधी जी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने कोई निर्णय नहीं लिया। बाद में 32 को दूसरा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। गांधी जी को निमंत्रण दिया, गांधी जी गए। गांधी जी ने बाबा साहब आम्बेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया और यहां तक जाके विरोध किया। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि यदि अंग्रेज लोग मुझे आज़ादी देना चाहते हैं और इस आज़ादी में अछूतों को अलग मताधिकार देते हैं, तो भी मुझे ऐसी कोई आज़ादी नहीं चाहिए। मैं अछूतों को आज़ादी में अलग मताधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। यानी गांधी जी अछूतों को ब्राह्मणों का गुलाम बनाए रखने के ही पक्षधर थे। और ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई काल्पनिक बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की सारी दलीलें खारिज की और खारिज करने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई। बाबा साहब आम्बेडकर की बात स्वीकार की गई और 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बहाल किया कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि अछूतों के चुनाव क्षेत्र होंगे, उसमें अछूतों को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, केवल अछूतों को ही वोट देने का अधिकार होगा और अछूत ही अछूतों के प्रतिनिधि चुनेंगे। अगर मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, एंग्लो इंडियन लोगों को
व्यापारियों को, जमींदारों को अगर ये अधिकार है तो उसी तरह का अधिकार अछूतों को भी होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने मांग की थी और इस मांग को स्वीकार किया गया। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया और आमरण अनशन करके इस अधिकार को जबरदस्ती से खारिज किया, जबरदस्ती से यह अधिकार छीन लिया। ये बात बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम के किताब में ऑन रिकॉर्ड लिख कर रखी है। ये कोई काल्पनिक बातें मैं नहीं बता रहा हूं। कोई भी आदमी इस किताब को पढ़कर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख सकता है। खारिज कर दिया गांधी ने और जॉइंट लोकटेड इन लोगों के ऊपर थोपा गया। 1935 के सेकंड इंडिया एक्ट में इस अधिकार को कानूनबद्ध किया गया और उसके आधार पर 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ। इस चुनाव में गांधी और कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ छल किया, धोखा किया। उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को यह वादा किया था कि कांग्रेस अछूतों के चुनाव क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं करेगी, मगर कांग्रेस ने अछूतों के प्रतिनिधि नॉमिनेट किए और नॉमिनेट किए हुए हाजी हाजी करने वाले लोगों को चुनवा कर लाया। तो बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में आया कि ये कांग्रेस की दलाल और भड़ुए निर्माण करने की चाल है। इससे आज़ादी मिलने के बाद भी अछूतों को आज़ादी नहीं मिलेगी और इसलिए उन्होंने बहुत तेजी से 37 से लेकर 42 तक 5 साल में देश भर में घूम घूम कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में 18, 19, 20 जुलाई 1942 को आयोजित किया और उसमें 50,000 पुरुष और 25,000 महिलाएं डेलीगेट के तौर पर ऑल इंडिया से उपस्थित थी और ये बहुत बड़ा अधिवेशन नागपुर में बाबा साहब आम्बेडकर लेने में कामयाब हो गए। यह अधिवेशन चल ही रहा था तो अंग्रेजों ने वाइसराय काउंसिल पर 1942 को बाबा साहब आम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर के तौर पर लिया और इसके साथ साथ सिंचाई, CPWD और बिजली ऐसे 3 महत्वपूर्ण विभागों का और मंत्रालय और कार्यभार दिया। आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगभग 4 मंत्रालयों का यह कार्यभार है जो बाबा साहब आम्बेडकर को उस समय कैबिनेट मंत्रालय के तौर पर दिया गया। आज के बहुत सारे जो लेबर लॉज है तो बाबा साहब आम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर बने तब उन्होंने ये किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जब बाबा साहब आम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया तो गांधी जी ने सोचा कि जिस आम्बेडकर को 1932 में मैंने परास्त किया था वो पूरे शक्ति के साथ आम्बेडकर रिटर्न हो गए और अंग्रेजों ने उनको सेंट्रल में लेबर मिनिस्टर बना दिया। अब हो सकता है कि अंग्रेज लोग आने वाले समय में इन लोगों को स्टेप बाय स्टेप अधिकार बहाल करने का, SC, ST, OBC के लोगों को अधिकार बहाल करने का काम कर सकते हैं तो ये बड़ा खतरा होगा। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि अब हम लोगों को अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन चलाए बगैर अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया
और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने डू और डाई का नारा लगाया, करो या मरो का नारा लगाया। इसका मतलब है गांधी जी ने हिंसा करने का कांग्रेस को आदेश दिया। गांधी जी को बॉम्बे और कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद गांधी जी ने लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल थे, उनको चिट्ठी लिखी कि आपने हमें वादा किया था कि आज़ादी देंगे, तो आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी के चिट्ठी का जवाब दिया और चिट्ठी का जवाब देकर कहा कि यदि आज़ाद भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटीज़ के लोगों को अगर गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए राजी होते हैं तो हम लोग आज़ादी देने के लिए अभी भी तैयार है। गांधी जी उस चिट्ठी का जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम संविधान में किसी को भी किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं है। ये लेटर मिलते ही लॉर्ड वेवेल वो सारा पत्र व्यवहार अखबार वालों को दे देते हैं और अखबार वालों को देने के बाद गांधी जी का जो आज़ादी का आंदोलन है वो शूद्रों अति शूद्रों को आज़ादी दिलाने का नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाता है। और मुसलमानों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए गांधी जी मना करते हैं। जब ये सारी बातें होती है तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक तरफ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाता है डायरेक्ट एक्शन का, और दूसरी तरफ बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा भी पूना पैक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया जाता है। मगर गांधी जी ने सोचा कि लॉर्ड वेवेल जब तक भारत में रहेंगे तब तक हम लोगों को अपनी बात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर स्पीच करते हुए कहा और ये रिकॉर्ड में बाबा साहब आम्बेडकर ने करके रखा कि हम जब भारत छोड़कर जाएंगे तो अछूतों को अलग अधिकार देकर जाएंगे, भारत के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इनको अधिकार देकर जाएंगे, सत्ता में हिस्सेदारी देकर जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई कि लॉर्ड वेवेल को गवर्नर जनरल के पद से हटाया जाए। उसको हटाया जाता है और उसके जगह लॉर्ड माउंटबेटन को लाया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन को लाने के बाद गांधी जी अपना प्रतिनिधि के तौर पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को माउंटबेटन को मिलने के लिए भेजते हैं और कहते हैं, कहलवाते हैं कि हम भारत के विभाजन की जो आपकी योजना है वो योजना स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब ये खबर छपकर आती है तो गांधी जी बयान देते हैं कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन को बड़ा हैरानी होती है। वो यही मानकर चलते हैं कि जवाहरलाल और सरदार पटेल तो गांधी जी के ही प्रतिनिधि है, तो गांधी जी क्यों इनकार कर रहे हैं। इसलिए वो जवाहरलाल नेहरू को बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। जवाहरलाल जी लॉर्ड माउंटबेटन को कहते हैं जब लॉर्ड माउंटबेटन उनको पूछते हैं
कि गांधी जी ने ऐसा बयान दिया, क्या किया जाए? तो जवाहरलाल जी उनको कहते हैं कि भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति में पास करना होगा, कांग्रेस कार्य समिति में नहीं, कांग्रेस महासमिति में पास करना होगा। और कांग्रेस महासमिति पर गांधी जी का पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए गांधी जी के साथ आप वार्ता करो, बात कर लो। लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी मिलने के बाद गांधी जी मौलाना आज़ाद से बात करते हैं और मौलाना को पूछते, मौलाना अगर मैं भारत विभाजन का विरोध करूं तो आप किसका साथ दोगे? तो मौलाना आज़ाद कहते हैं गांधी जी को कि मैं आपका साथ दूंगा। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी लॉर्ड माउंटबेटन को वर्तमान राष्ट्रपति भवन में मिलने के लिए जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनकी गुप्त वार्ता होती है। उस गुप्त वार्तालाप में क्या होता है डिसाइड, क्या वार्ता होती है किसी को पता नहीं होता है। जब वो वापस आते हैं तो मौलाना आज़ाद गांधी जी को पूछते हैं कि क्या हुआ? तो गांधी जी निर्विकार भाव से उनको जवाब देते हैं मौलाना आज़ाद को कि मैं भारत विभाजन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा हूं। मौलाना आज़ाद को चक्कर आती है, गिरते गिरते बच जाते हैं। यह बात मौलाना आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में लिख के रखी और मौलाना आज़ाद ने जो 30 पेज लिखे थे इंडिया विंस फ्रीडम में, उस 30 पेज में गांधी और नेहरू ने मिलकर किस तरीके से भारत विभाजन का काम किया, इसके सारा षड्यंत्र का किस्सा मौलाना आज़ाद अंदर होने की वजह से वो लिख कर रखते हैं और कहते हैं कि मेरे मृत्यु के 30 साल बाद इसे जाहिर करना। मगर जब 30 साल पूरे होते हैं तो कांग्रेस को मालूम होता है और भारतीय लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए मौलाना आज़ाद के रिश्तेदारों को ढूंढा जाता है और वो 30 पेज गायब कर दिए जाते हैं और उसके बदले में कांग्रेस के द्वारा उनके रिश्तेदारों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लोग भी उनको नॉमिनेट करते हैं। अब उसमें से एक रिश्तेदार को गवर्नर बनाया हुआ है। साथियों, मैं ये सारा जो रिसर्च स्कॉलर करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए जितनी भी बातें बता रहा हूं सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। ये काल्पनिक बातें नहीं कह रहे। गांधी जी जैसे ही वापस आते हैं वो कांग्रेस महासमिति की मीटिंग बुलाते हैं और महासमिति की मीटिंग में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव की कॉपी लॉर्ड माउंटबेटन को भेजी जाती है। प्रस्ताव मिलते ही लॉर्ड माउंटबेटन को लगता है कि गांधी जी और मेरे बीच में जो गुप्त समझौता हुआ, गुप्त समझौता क्या हुआ? तो गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि आजाद भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को यदि आप सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए राजी नहीं होते हो तो हम भारत के टुकड़े करने के लिए राजी होते हैं, रजामंदी दे सकते हैं। तो माउंटबेटन ने सोचा एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला बाद में देखा जाएगा। इसलिए माउंटबेटन उस बात का समर्थन करते हैं। तो इसलिए जब गांधी जी इस रेजोल्यूशन की कॉपी भेज देते हैं तो माउंटबेटन को लगता है कि गांधी जी ने मेरी बात को स्वीकार किया, अब मुझे गांधी जी की बात को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए
लॉर्ड माउंटबेटन बाबा साहब आम्बेडकर को कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर को बताते हैं कि लॉर्ड वेवेल ने जो वादा अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था कि आपको आज़ादी में सत्ताधारी वर्ग के तौर पर हिस्सेदारी दी जाएगी, अब ये नहीं दी जाएगी। तो बाबा साहब आम्बेडकर को बहुत धक्का लगता है और वो बॉम्बे से सीधे लंदन जाते हैं। मगर लंदन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होता है। ब्रिस्टन चर्चिल जो लॉर्ड वेवेल के समय में प्रधानमंत्री होते थे, अब 47 में वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और जब क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको इनकार किया जाता है कि वादा पूरा नहीं होगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर लंदन से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर एक बयान देते हैं बॉम्बे में। धनंजय कीर की किताब में वो बयान रिकॉर्ड में अवेलेबल है। वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बयान ये था कि जो संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है जो संविधान हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए राजी नहीं है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर इस संविधान को मानने के लिए रजामंद ना होने की घोषणा करते हैं। घोषणा करने के बाद जवाहरलाल नेहरू के मन में आशंका होती है और वो आशंका व्यक्त करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ने बयान दिया है, इस बयान का क्या ट्रांसफर ऑफ पावर करने के ऊपर कोई परिणाम होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन उनको कहते हैं कि हाँ, जरूर परिणाम होगा। क्यों होगा? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ऐसा होगा। तो जवाहरलाल नेहरू उनको कहते हैं, पूछते हैं कि इसके क्या रास्ता है। लॉर्ड माउंटबेटन उनको कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ समझौता कर लो और समाधान कर लो। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास आते हैं और ये डेवलपमेंट बताते हैं तो गांधी जी उनको कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ समझौता करना बहुत मुश्किल मामला है। नेहरू जी, आपको पता नहीं है, 1932 में एरवड़ा जेल में मैंने जब उपवास किया था अंबेडकर के विरोध में और समझौता करने का मामला चला था तो मरते मरते बच गया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ समझौता करना इतना आसान मामला नहीं है। इस बात को समझते हुए बाबा साहब गांधी जी ने नेहरू को सलाह दिया कि सतर्क रहना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। ये सलाह गांधी जी ने दिया। फिर नेहरू के सामने संकट खड़ा हुआ कि समाधान कैसे निकाला जाए। तो अंबेडकर के साथ समझौता करे तो संकट है, ना करे तो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगा, तो कुछ करना होगा। इसलिए नेहरू ने सोचा कि बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो अलग से बाबा साहब अंबेडकर का समर्थन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है और यह सोचा जाता है कि बहुमत हमारे पास है
जितना उचित होगा उतना अम्बेडकर की बातों को माना जाएगा, जो अनुचित होगा वो बात नहीं मानी जाएगी। और बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर 395 आर्टिकल का संविधान लिखते हैं और 26 जनवरी 1950 को लागू कर देते हैं और उसमें SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए रिजर्वेशन के अमल की व्यवस्था कर देते हैं। 330 और 332 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी व्यवस्था होती है, मगर सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था नहीं होती है। और 340वें आर्टिकल में OBC के लिए रिजर्वेशन का दरवाजा खोल दिया जाता है। ऐसे लगभग 63 आर्टिकल बाबा साहब अम्बेडकर 395 में SC ST OBC और माइनॉरिटी को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और इस तरह से यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। लागू होने के बाद जब OBC का कमीशन नियुक्त करने का मामला आता है, OBC को OBC के तौर पर आइडेंटिफाई करने का मामला आता है, तो नेहरू जी इनकार कर देते हैं और इसको आधार बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद बाहर आ जाते हैं और फिर अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करने की रणनीति पर काम शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट रणनीति, इंडिपेंडेंट आंदोलन शुरू करने की दृष्टि से उन्होंने प्लान बनाया होता है कि SC ST OBC के लोगों को सारे देश भर में इकट्ठा लाया जाए, इनको इकट्ठा किया जाए। ऐसे बहुत सारे प्रयास, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और इनको इकट्ठा करके माइनॉरिटी के लोगों को साथ में लिया जाए और इनको साथ में लेकर अपना आंदोलन आगे बढ़ाया जाए। इस रणनीति पर काम करते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की योजना बनाते हैं, जिसका नाम उन्होंने निर्धारित किया होता है रिपब्लिकन पार्टी। तो 1955 को बाबा साहब अम्बेडकर नासिक में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नेशनल लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में वो निर्धारित करते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सीज एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बंद किया जाता है। वो सामाजिक संगठन के तौर पर कार्य करता रहेगा। भविष्य में राजनीति करने के लिए नई पार्टी बनाई जाएगी और इस पार्टी को बनाने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के तमाम लोगों को साथ में लिया जाएगा। ऐसी योजना वो बनाते हैं, मगर इस योजना पर अमल करने के पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका मृत्यु हो जाता है और जो प्लान, जो योजना उन्होंने बनाई होती है, उस योजना पर अमल करने के लिए वो जीवित नहीं रहते हैं। उनके जीवित ना रहने के बाद ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है और ये आंदोलन नेतृत्व विहीन होने के बाद कांग्रेस के द्वारा इसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और इस आंदोलन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। जब ये आंदोलन बर्बाद कर दिया जाता है तो जो संविधान में लिखा हुआ है उस पर अमल करने के लिए कोई संगठन बचता नहीं है। जो संविधान में लिखा हुआ है उस पर अपने आप तो अमल नहीं होगा, तो अमल नहीं होगा तो ये अमल कैसे होगा? कोई आंदोलन नहीं है। इसलिए संविधान पर ना अमल के रणनीति पर कांग्रेस काम करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काशीराम जी के द्वारा 1965 में इस दिशा में प्रयास शुरू हो जाता है और ये प्रयास संगठित रूप से करने के लिए 72 को वो आते आते बामसिप नाम का संगठन बनाते हैं
और 78 में बामसेफ संगठन को बर्था बामसेफ नाम का संगठन बनाकर उस संगठन को घोषित करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और एक नया आंदोलन खड़ा करने की योजना बनाते हैं। स्वाभिमानी राष्ट्रव्यापी स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन, स्वनिर्भर आंदोलन निर्माण करने के दिशा में काशीराम जी के द्वारा प्रयास शुरू हो जाता है। ये प्रयास जब तक काशीराम जी जीवित रहे तब तक ये आंदोलन चलता रहा और जिसकी जिम्मेदारी काशीराम जी ने मायावती के ऊपर छोड़ी, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ समझौता कर लिया। इसलिए ये आंदोलन फिर दोबारा वहीं पे आके खड़ा हो गया। यहीं से हम लोगों ने बामसेफ को पुनर्जीवित करके आज बामसेफ का ये जो आंदोलन है 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँवों में इस आंदोलन को फैलाने में हम कामयाब होते हैं। और इस आंदोलन को लगभग अभी 78 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, वो आंदोलन कर नहीं सकता। आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा बनाया जाता है और फिर बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो लाखों संगठन छोटे छोटे माइक्रो और स्मॉल मिडल और बड़े जो संगठन हैं शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों में या नॉन कर्मचारियों में है, उनको इकट्ठा करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन बनाया जाता है ताकि सारे देश भर में हम लोग मिलजुल कर काम कर सके। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने ये काम शुरू किया। इसमें अभी हमारे सामने प्रस्ताव आया है जो विद्यार्थी संगठन है उसके द्वारा, प्रेम कुमार गेड़ाम के द्वारा ये प्रस्ताव आया है कि रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों का भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन होना चाहिए, क्योंकि रोहित वेमुला के केस के द्वारा जब उसको आत्महत्या करना पड़ा तो यह बात सिद्ध हो गई कि रिसर्च करने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ा जाति बहुत बड़ी अन्याय हो रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च स्कॉलर के लोगों का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर होना जरूरी है। ये प्रस्ताव हमारे पास आया तो बामसेफ ने इस बात को स्वीकार किया और इसलिए आज छत्रपति शाहू महाराज के 146वें जन्मदिन के मौके पर आज रिसर्च स्कॉलर छात्रों के संगठन की घोषणा की जाती है और आने वाले समय में रिसर्च स्कॉलर के जो विद्यार्थी है उनके सामने जितनी भी समस्याएं आती है वो सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो सारे देश भर में यूनिवर्सिटीज़ है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ये संगठन बनाया जाएगा और इसमें रिसर्च स्कॉलर के स्टूडेंट्स का सहारा लिया जाएगा और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इसको खड़ा करने के लिए एक परिचय पत्र भी घोषित किया जाता है। ये परिचय पत्र भी इसका आज इस मौके पर मैं घोषित करता हूँ और ये परिचय पत्र की कॉपी सारे देश भर में रिसर्च स्कॉलर के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज इस संगठन की घोषणा की जाती है। मुझे आशा है कि इतना सारा इतिहास हिस्ट्री बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जो रिसर्च करने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं स्कॉलर हैं, अगर वो अपना आंदोलन खड़ा इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा नहीं करते हैं तो उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हम पूरी ताकत लगाकर इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे
और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसमें रिसर्च स्कॉलर करने वाले SC, ST, OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट साथ सहयोग करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ रिसर्च स्कॉलर्स के जो विद्यार्थी हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के, उन्होंने मेरी बात सुनी होगी, ध्यान से उस पर विचार करना है और साथ सहयोग की अपील करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।